नहीं अभी तो बंद हो गया ना। चलो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि हमारी जो मशीन है सक्शन कम जेट मशीन, इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं और बेसिक जो मेंटेनेंस है इसका वो हमें कैसे करना है। पहले हम इसके नाम पे आ जाते हैं। बेसिकली इसका नाम है सक्शन कम जेट मशीन। ये दो काम करती है, सक्शन का खींचने का, मलबा खींचने का। बेसिकली इसका यूज़ होता है सीवर लाइन में, सीवर लाइन को क्लीन करने के लिए। उसमें दो वर्क होते हैं। जैसे ओवरफ्लो हो रही है आपकी सीवर लाइन, उसमें क्या करेंगे कि हम पहले सक्शन कर लेते हैं और फिर जो मेन होल है क्या कि अंदर भी ब्लॉकेज आती है कई टाइम, तो उसको अंदर जेटिंग होज डाल करके उसको तब क्लीन करते हैं। तो इसके दो काम हो गए। पहला सक्शन का, सक्शन के थ्रू उसमें जो मलबा वगैरह होता है, जो भी सिल्ट वगैरह लीचड़ वगैरह होता है, उसको सक्शन कर लेना। और दूसरा जेटिंग के थ्रू उसको क्लीन करना। जहाँ पे कोई मेन ब्लॉकेज वगैरह आई रहती है या कुछ मिट्टी वगैरह इकट्ठी हुई रहती है तो उसको क्लीन करना। तो नाम से इसके क्लियर है कि इसका नाम जो है सक्शन कम जेट मशीन। दो काम करती है सक्शन कम जेट मशीन। सक्शन के लिए इसमें वैक्यूम पंप यूज़ होता है जो सक्शन क्रिएट करेगा टैंक के अंदर। और जेटिंग के लिए हाई प्रेशर जेटिंग पंप लगा हुआ है। ड्राइवर साइड में इसका जेटिंग पंप है और कंडक्टर साइड में इसका वैक्यूम पंप लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पहले वैक्यूम पंप मैं आपको दिखा देता हूँ, पास आकर के दिखा दो। और दूसरे साइड में जो ड्राइवर साइड में है वो आपका जेटिंग पंप लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका वैक्यूम पंप। और उस साइड में अगर मैं आपको ड्राइवर साइड में दिखाऊंगा तो ड्राइवर साइड में जो लगा हुआ है ये आपका जेटिंग पंप है। दोनों इटालियन कंपनी के हैं और इटालियन कंपनी के, तो वैक्यूम पंप और जेटिंग पंप इसके इटालियन कंपनी के हैं। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इनकी जो वर्किंग होती है, जो पावर इनको मिलती है वो मिलती है रिडक्शन गियर बॉक्स से। ये जो लगा हुआ है ये है रिडक्शन गियर बॉक्स। इसका बेसिकली काम क्या है कि इसको इनपुट 1 मिलता है और आउटपुट 3 निकालता है। तो जो मैंने बताया आपको, इसमें हमें एक रिडक्शन गियर बॉक्स लगाना पड़ता है वैक्यूम पंप और जेटिंग पंप को चलाने के लिए। बेसिकली क्या है कि जो हमारा चेसिस है उससे सिर्फ एक प्रोपेलर शाफ्ट जाती है पीछे के साइड में, जो हमारे रियर टायर जो होते हैं उनको सप्लाई देती है। अब क्या होता है कि हमारे पास पावर होनी चाहिए 3 वैक्यूम पंप को चलाने के लिए, गाड़ी को मार्च और स्टॉप करने के लिए, या तीसरा जेटिंग पंप को चलाने के लिए। लेकिन पावर सोर्स होता है हमारे पास उस वक्त एक। तो हम क्या करते हैं कि प्रोपेलर शाफ्ट को काट करके एक रिडक्शन गियर बॉक्स लगा देते हैं उसमें, जो मैंने अभी आपको दिखाया। वो रिडक्शन गियर बॉक्स क्या करेगा, उसको इनपुट 1 मिलेगा और आउटपुट उसके 3 निकलेंगे। एक आउटपुट उसको वैक्यूम पंप चलाने के लिए जाएगा, दूसरा आउटपुट उसको जेटिंग पंप चलाने के लिए जाएगा, और जो तीसरा मिडिल आउटपुट रहेगा वो सीधा रियर प्रोपेलर शाफ्ट में जाकर के पीछे कनेक्ट हो जाता है। तो उसके थ्रू गाड़ी को मार्च कर सकते हैं, स्टॉप, जैसे भी आपको ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी करनी है। वैक्यूम पंप और जेटिंग का मैंने बताया कि काम क्या क्या करते हैं। अब बेसिकली आ जाते हैं अपने टैंक पर। पूरी जो यूनिट का नाम है सक्शन कम जेट मशीन। इसमें 2 पार्टीशन होते हैं। पहला एक वाटर टैंक के लिए, एक होता है स्लज टैंक के लिए, जिसमें एक में हम पानी डालेंगे जो जेटिंग को सप्लाई जाएगी, एक स्लज टैंक के लिए जो वैक्यूम स्लज इकट्ठा करेगा वो टैंक के अंदर। ये ओवरऑल जो टैंक है वो 3000 लीटर कैपेसिटी का है, जिसमें आगे के जो पोर्शन में है 1000 लीटर का वाटर टैंक है और पीछे के जो पोर्शन में है वो 2000 लीटर का स्लज टैंक बना हुआ है उसमें। पहले हम जो पूरी बॉडी है मशीन की उस पर बात कर लेते हैं, क्या क्या उसमें एसेसरीज लगी हुई है और कैपेसिटी मैंने उसकी आपको बताई दी है। अब एसेसरीज में क्या क्या चीज़ें उस पर बेसिकली बाहर की साइड में लगी हुई, इनके नाम क्या है और उनके वर्क क्या है। तो मैं बता रहा था आपको कि आगे के साइड में वाटर टैंक है, तो उसका लेवल इंडिकेटर जो है वो ये वाला इंडिकेटर है। ये वाटर लेवल इंडिकेटर है जो इसमें दिखाएगा अभी पानी का लेवल इसमें इतना है यहाँ तक का, और जैसे ये बढ़ता जाएगा तो ऊपर दिखाएगा। इसके पीछे के साइड में जस्ट यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये स्लज टैंक का इंडिकेटर है। जैसे इसमें स्लज आता रहेगा तो इसमें आपको इंडिकेट होता रहेगा कि कितना उसमें स्लज टैंक है। जो ये 2 टैंक आपको दिख रहे हैं इनको साइक्लोन बोलते हैं। इसका बेसिकली वर्क क्या है कि जो हमारा सक्शन क्रिएट होता है डम टैंक के थ्रू वो इनके थ्रू होता है। और इनमें कभी क्या होता है कि ओवरफ्लो हो जाता है टैंक, तो उसमें से जो पानी इसमें आता है इस वाले साइक्लोन में, इसको प्राइमरी साइक्लोन बोलते हैं। और इसमें नीचे एक ड्रेन वाल्व भी लगा हुआ है। सपोज हमें लगा कि इसमें ओवरफ्लो हो गया है तो इसको खोल करके उसमें जो पानी वगैरह आता है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये आपको वैसे डेली बेसिस पे इसको स्टार्ट करने से पहले, मशीन चलाने से पहले इसको एक बार इस लीवर को एक बार खोल करके बंद कर देना है।
ऐसे। अगर इसमें कुछ पानी वगैरह हुआ तो वो निकल जाएगा, जिससे कि वो वैक्यूम पंप में न जाए। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है इसका। साइक्लोन का मैंने बता दिया। और आपको ये दिख रहे हैं इसमें लेवल इंडिकेटर। इसके पीछे आप देखोगे ये जो जैक लगे हुए हैं, इनको बेसिकली हाइड्रोलिक सिलेंडर बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कि जो हमारा टैंक का डोर है उसको हम मैनुअली नहीं खोल सकते, इसलिए उसको खोलने के लिए और टैंक को उठाने के लिए और एक तीसरे पीछे लगा हुआ है होज रील, इसको बोलते हैं, जो जेटिंग होज जिसमें लपेटा गया है उसको होज रील बोलते हैं। उसको बेंडिंग और अनबेंडिंग करने के लिए हमें हाइड्रोलिक पावर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू हमें डोर खोलना हो या उसको बेंडिंग अनबेंडिंग करना हो, टैंक को टिल्ट करना हो, वो हाइड्रोलिक पावर के थ्रू करेंगे हम। तो ये जो लगे हुए हैं, ये डोर खोलने के लिए हाइड्रोलिक जैक लगे हुए हैं इसमें। और आगे के साइड में आप देखोगे तो एक जैक आगे लगा हुआ है, यह हाइड्रोलिक सिलेंडर जो इसको टिल्ट करेगा। एक हाइड्रोलिक सिलेंडर आगे लगा हुआ है, 2 हाइड्रोलिक जैक पीछे लगे हुए हैं इस साइड में, एक इसके अपोजिट साइड में, दूसरी साइड सेम साइड में। तो दोनों जैक जो है इसके डोर को खोलेंगे। और पीछे के साइड में एक होज रील जो लगा हुआ है, उसके रोटेशन के लिए, बेंडिंग और अनबेंडिंग करने के लिए एक हाइड्रोलिक मोटर लगी हुई है, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में घूम करके होज रील को बेंडिंग और अनबेंडिंग कराती है। मोटर की डायरेक्शन में आपको दिखा देता हूँ। मैं बता रहा था कि एक हाइड्रोलिक जैक उस साइड में लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोलिक जैक इस साइड में ये वाला लगा हुआ है। और जो मैंने बताया कि बेंडिंग अनबेंडिंग के लिए इसमें एक हाइड्रोलिक मोटर यूज़ की गई है। ये जो है हाइड्रोलिक मोटर है, और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा सकता है। ये जो तीनों सिस्टम है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होज रील को घुमाने के लिए, डोर को खोलने के लिए, और तीसरा आगे टैंक को टिल्ट करने के लिए, इन तीनों ऑपरेशन के लिए हमें यहाँ पे एक स्पूल वाल्व है, ये इसको बोलते हैं स्पूल वाल्व, हाइड्रोलिक स्पूल वाल्व। इसमें लीवर होते हैं, 3 लीवर हैं। अभी एक लीवर अंदर के साइड में रखा हुआ है, ये लीवर है, और एक यहाँ पे लीवर लगेगा, एक ये लीवर है। जो ये तीनों लीवर है, इन्हीं के थ्रू इस पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम को चलाया जाता है। पहला, अगर हम मशीन की डायरेक्शन के हिसाब से देखें, मतलब पीछे से आगे के साइड में हम देखेंगे, तो सबसे पहले पीछे हमारा क्या आ रहा है, होज रील सबसे पहला पार्ट हो गया हमारा जो हाइड्रोलिक चल रहा है। दूसरा पार्ट हो गया हमारा बीच में फिर हमारे हाइड्रोलिक जैक, जो कि हमारे डोर को ओपन और क्लोज करेंगे। और तीसरा सिस्टम हो गया हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर आगे जो लगा हुआ है फ्रंट साइड में, जो इसको टिल्ट करता है। अब टिल्ट करने के लिए पहले हमें उस साइड से हम देख रहे हैं, बैक टू फ्रंट के साइड में, तो पहला जो लीवर होगा वो होज रील बेंडिंग और अनबेंडिंग के लिए होगा। आगे पुश करोगे तो होज रील बेंडिंग होगा, और पीछे के पुश करेंगे तो अनबेंड होगा, पीछे की साइड में अनबेंड होगा, वो खुलेगा। तो दूसरा पोर्शन हमारा है हाइड्रोलिक जैक का। तो जो इसमें बीच वाला मिडिल का जो लीवर आएगा, वो इसको डोर को ओपन और क्लोज करेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो हमारे लॉक नट लगे हुए हैं, मैनुअल लॉक नट इनको बोलते हैं। ये 4 लॉक नट लगे हुए हैं इसमें, और इनको आपको अगर हमें डोर खोलना है जरूरत पड़ने पर, वो मैं बताऊंगा जरूरत कहां पे पड़ेगी। हमें डोर तभी खोलना है जब ये चारों लॉक नट हम खोल करके नीचे कर लेंगे, वो ऊपर कर देंगे, चारों के चारों लॉक नट हम अलग खोल लेंगे, तब हमें डोर खोलना है। अगर कहीं ना कहीं हम एक भी लॉक नट बंद रहने देते हैं और बीच वाला लीवर दबा देते हैं जिससे कि डोर खुलता है, तो कहीं ना कहीं उसमें डैमेज आएगा, या तो वो जैक को डैमेज करेगा या डोर को डैमेज करेगा, या कुछ पार्ट टूट करके किसी को भी इंजरी कर सकता है। तो ये चीज आपको मेन ध्यान रखनी है कि जब भी हमें बीच वाला डोर ओपन करना है, बहुत ध्यान से हमें ये चारों लॉक नट, मैनुअल लॉक नट खोल लेने हैं, उसी के बाद हमें डोर को क्लोज या ओपन करना है। ये चीज आप ध्यान रखिए। तीसरा पोर्शन मैंने बताया कि आगे के साइड में फिर न्यू जो हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो हाइड्रोलिक जैक, उसका ऑपरेशन होगा लास्ट वाले, थर्ड वाले लीवर से। इसको आप आगे पीछे करोगे टैंक टिल्ट होगा, आगे की साइड में करोगे तो टैंक उठेगा, पीछे की साइड में करोगे तो टैंक नीचे आएगा। अप एंड डाउन करने के लिए जो हमारा 3 लीवर है, तो वो उसको हमें ऑपरेट करना है। तो 3 मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। पीछे के साइड में होज रील है, बेंडिंग अनबेंडिंग करने के लिए पहला लीवर इस साइड से। दूसरा जो बीच में डोर को खोलने और बंद करने के लिए दूसरा बीच वाला लीवर। और जो थर्ड लीवर आता है हमारा पीछे से आगे की साइड में, आगे जो सिलेंडर लगा हुआ है टैंक टिल्ट करने के लिए और अप डाउन करने के लिए, वो हमें थर्ड लीवर यूज करना है उसमें। ये बेसिकली ध्यान रखना है। एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो हमारे डोर खुलेगा
मैनुअली जो लॉक नट है, मैनुअल लॉक नट है, उनको हमें चारों को अच्छे से खोल के ही डोर को ओपन या क्लोज करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें इस चीज़ का। 3 चीज़ें इसकी चल रही हैं, उनको जो पूरा ऑपरेशन होता है, गाड़ी के एक इंजन साइड में एक पीटीओ प्रोविज़न होता है। पीटीओ प्रोविज़न एक छोटा गियर बॉक्स लगता है, पावर टेक ऑफ बोलते हैं उसको। पीटीओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पावर टेक ऑफ। उसमें हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोलिक पंप लगा देते हैं उस छोटे गियर बॉक्स सिस्टम में, और जो हमारा पीटीओ है वो हाइड्रोलिक पावर उससे हमारा ऑपरेट होता है। वो जो ऑयल सप्लाई करेगा, ये आगे के साइड में जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ऑयल टैंक। ये लगा हुआ है, इसका ऑलमोस्ट जो कैपेसिटी है वो 48 लीटर के आसपास है। और जो हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ होता है बेसिकली इसमें, वो होता है 68 ग्रेड का हाइड्रोलिक ऑयल जो आएगा। 68 नंबर का हाइड्रोलिक ऑयल आएगा जो इसमें डलेगा, और उसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 48 लीटर इस टैंक की। इस टैंक में एक लेवल इंडिकेटर भी लगा हुआ है कि उसका कम लेवल या ज़्यादा है कैसे, उस लेवल को दिखाने के लिए दूसरी साइड में इसका एक लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये हाइड्रोलिक टैंक का दूसरा व्यू है जो इसमें आप देखोगे। ये इसमें हाइड्रोलिक लेवल इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसमें इस वक्त कितना, नॉर्मली हमारा जो ये बीच का मिडिल पॉइंट है, इससे ऊपर ही थोड़ा हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल रहना चाहिए। इस टैंक के नीचे के साइड में एक वाल्व लगा हुआ है, ये इसका ऑयल की सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए है। अगर आपको लग रहा है कोई लॉन्ग रूट पे जाना है तो इसको ऑयल को बंद कर दीजिए, यहाँ से इस लीवर को ऐसे ऊपर कर दीजिए तो ये इसका तेल बंद हो जाएगा, और नीचे के साइड में कर देंगे तो इसका तेल खुल जाएगा। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमें मशीन से ऑपरेशन करना है, कोई भी सीवर लाइन को जाकर के क्लीन करना है, तो हमें वो लीवर उसका नीचे के साइड में ये रखना है, मतलब तेल को खोल के रखना है उसका। टैंक के मैं ऊपर की साइड की व्यू आपको दिखा देता हूँ। इस साइड में जो ये लगा हुआ है, इसको एयर ब्रीदर बोलते हैं, और यहाँ से ऑयल इसमें डालोगे। नॉर्मली क्या है कि हमारा जो इसमें ऑयल डलता है उसका जो लाइफ रहता है वो समथिंग 700 घंटे के आसपास का रहता है, जो लाइफ रहता है। तो 700 घंटे के बाद हमें इसे चेंज भी करना होता है। तो ऑयल डालने के लिए यहाँ से इसको खोलेंगे और इससे ऑयल डाल देंगे, और नीचे के साइड में जो मैंने आपको अभी ये वाल्व दिखाया, इसको यहाँ से ओपन करके ये वाला लॉक अनलॉक करके ये बोल्ट को अनलॉक करके यहाँ से आप ऑयल को निकाल सकते हैं। और वो 700 घंटे में आपको उसको एक बार चेंज करना है। 700 घंटे जब उसका लाइफ हो जाएगा ऑयल का, तो उसको आपको रिप्लेस कर देना है। या बीच में वर्किंग में कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है या तेल काला पड़ जाता है उसका, तो आपको तब भी उसे चेंज कर देना है। हाइड्रोलिक ऑयल टैंक का मैंने आपको बता दिया है। अब जो हाइड्रोलिक ऑयल जो जाएगा उसको सप्लाई जाएगी पीटीओ में, जो पंप लगा हुआ है हमारा छोटे गियर बॉक्स में जो पंप कनेक्ट है, इससे एक लाइन उस हमारे हाइड्रोलिक पंप में जाएगी जो आगे पावर सप्लाई करेगा इस लाइन के थ्रू जो आगे गई हुई है स्पूल वाल्व में। उस लाइन के थ्रू इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक बार पीटीओ और पंप की लोकेशन मैं आपको शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ इसमें कहाँ पे। इंजन के साइड में जो ये देखोगे आप, ये वाला पार्ट जो है हमारा, इसको बोलते हैं पीटीओ, और जो ये पार्ट लगा हुआ है हमारा, इसको बोलेंगे हाइड्रोलिक पंप। ये कंप्लीट होता है पीटीओ पंप, इसको हाइड्रोलिक पंप इसमें लगा हुआ है, तो ये इंजन के साइड में लग जाता है। इससे हमें एक और पावर, छोटी पावर लेकर के, नॉर्मली ये 30-32 HP के आसपास तक की पावर जनरेट कर सकता है। तो इससे एक हम हाइड्रोलिक पंप कनेक्ट कर करके, और ये लाइन इससे कनेक्ट हो रही है, और आगे ये इस लाइन के थ्रू आगे पावर सप्लाई कर देता है स्पूल वाल्व में। और स्पूल वाल्व के थ्रू हम टैंक को टिल्ट करना हो, या डोर को ओपन करना हो, या हमें होज रील को बेंडिंग अनबेंडिंग करनी हो, तो हम उसके थ्रू कर सकते हैं। वो लोकेशन मैंने आपको इसकी दिखा दी है पीटीओ पंप की। और हाइड्रोलिक जो ऑयल रिप्लेस करना है आपको, इसका 700 घंटे पे करना है। बता रहे थे आपको हाइड्रोलिक ऑयल का, मैंने पूरा सेगमेंट आपको बता दिया है कि कैसे उसमें कितना ऑयल डलना है, उसमें ग्रेड कौन सा है। अब मैंने जो बताया आपको कि बीच में हमने एक रिडक्शन गियर बॉक्स लगा रखा है 3 जगह पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नॉर्मली जो हमारा रिडक्शन गियर बॉक्स है वास कंपनी का है, वास इंजीनियरिंग का, और उसमें जो उसमें ऑयल ग्रेड डलता है 4 लीटर ऑयल डलता है उसमें, EP 90 नंबर का। EP नंबर का एक गियर ऑयल आता है जो हमें उसमें डालना है, और उसकी जो क्वांटिटी कैपेसिटी जो रहती है वो 4 लीटर रहती है। 4 लीटर एक बार में डलता है। दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा पास से, इसमें एक ऑयल लेवल इंडिकेटर भी लगा हुआ है जो आप यहाँ पे देख पाओगे।
इसमें नॉर्मली ये जो बीच का पॉइंट है रेड वाला, इससे आपको थोड़ा सा ऊपर ही रखना है, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसमें एक ऑयल डलेगा EP 90 नंबर का, और जो वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप और जो आपका जेटिंग पंप है, उनमें डलता है 15W14 ग्रेड का ऑयल ग्रेड आता है, ऑयल आता है, उसको हमें उसमें डालना है। नॉर्मली जो हमारा वैक्यूम पंप है उसमें जो 15W14 जो ऑयल डलेगा, उसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो ऑलमोस्ट रहेगी लगभग 2 से 2.5 लीटर के आसपास। यहाँ पे आप देखोगे इस साइड में ये इसका लेवल इंडिकेटर है यहाँ पे, इसमें एक लोअर पॉइंट है इसका, एक हायर पॉइंट है, इन दोनों के बीच में ऑयल रहना चाहिए। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो कि इसमें ऑयल का लेवल कितना है अब इस वक्त। ऐसे ही जेटिंग पंप में समथिंग 2 लीटर के आसपास डलता है। ओड्यूर कंपनी का, इटालियन कंपनी का है, जिसमें भी 2 लीटर के आसपास 15W14 ग्रेड का ऑयल डलेगा। ये आपको चेंज करना है जब इनका लाइफ जो रिडक्शन गियर बॉक्स है, जो वैक्यूम पंप है और जो जेटिंग पंप है, इन तीनों का जो ऑयल रिप्लेसमेंट होता है वो होता है 400 घंटे पे। पहली बार जो हमें ऑयल रिप्लेस करना है वो 100 घंटे जब मशीन चल जाएगी हमारी ऑलमोस्ट, तब हमें एक बार उसका ऑयल रिप्लेस करके दोबारा से फिर 400 घंटे के रूटीन पे उसे हमें ऑयल रिप्लेस करना रहता है बार बार। वैक्यूम पंप में एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है जो वैक्यूम पंप की लाइन पे है। जो हमारी वैक्यूम पंप की लाइन आ रही है टैंक से, उस पर एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक। ये क्या होता है कि जैसे ही ओवर प्रेशर जाता है, या कभी कभी क्या होता है कि सीवर लाइन में हमने होज डाला, ये आप देख रहे हो जो ग्रीन कलर का है, ये सक्शन होज है, सीवर लाइन में हम डालते हैं, ये ब्लॉक हो जाता है। कभी कभी जूते चप्पल कुछ कपड़ा वगैरह फंस जाता है तो वो ब्लॉक हो जाता है। उस ब्लॉकेज के कारण क्या है कि टैंक में अपने आप प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब उसको कहीं से एयर नहीं मिलेगा तो वो एयर बढ़ता जाएगा, तो एक पर्टिकुलर लिमिट पे आकर के ये अपने आप एयर रिलीज करना शुरू कर देगा, जिससे कि आपका वैक्यूम पंप सेफ रहेगा। जो एक्स्ट्रा एयर है, जो ओवर प्रेशर है, उसको ये कहीं ना कहीं वैक्यूम पंप को एयर देता रहता है, जिससे कि आपका पंप सेफ रहता है। और ओवर प्रेशर के कारण ये तो हीट ना हो या सीज ना हो, इस वजह से इसमें एक सेफ्टी वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है। एक सेफ्टी वाल्व आप देखोगे टैंक के बीच में लगा हुआ है, ऊपर की साइड में 2 सेफ्टी वाल्व लगे हुए हैं। बेसिकली जो मोस्टली यूज़ होता है ये वाला सेफ्टी वाल्व ज़्यादातर यूज़ होता है, उसका इतना रोल है नहीं, वो टैंक की सेफ्टी के लिए है, ये वैक्यूम पंप सेफ्टी के लिए है। वैक्यूम पंप के लिए भी एक सेफ्टी वाल्व हमने लगा रखा है। उसी तरह सेम हम एक सेफ्टी वाल्व लगाते हैं अपने जेटिंग पंप में, उसे बोलते हैं प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, जो उसके प्रेशर को कंट्रोल करती है और ओवर प्रेशर जो भी उसमें होता है उसको कंट्रोल करके एक पर्टिकुलर लिमिट में पानी को निकालती है, जिससे कि ओवर प्रेशर न बने। दोनों साइड में सेफ्टी वाल्व लगे रहते हैं, वैक्यूम पंप में भी और जेटिंग पंप में भी। जेटिंग पंप में जो सेफ्टी वाल्व प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व लगा रहता है, उसकी लोकेशन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये जो इसमें लगा हुआ है यहाँ पर, इसको बोलते हैं प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, PRV। ये ऊपर इसमें एक लॉक लगा हुआ है, लॉक नट लगा हुआ है, इसको इधर उधर घुमा करके इसका प्रेशर सेट किया जाता है। लेकिन इसमें आपको कोई चेंज नहीं करने हैं, ये हमने एक पर्टिकुलर कांस्टेंट लिमिट पे हमने इसका एक प्रेशर सेट किया हुआ है, तो आपको इसको छेड़ना नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी टीम के किसी भी मेंबर से डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, अगर कभी कभी क्या होता है कि इसका प्रेशर कम हो जाता है अपने आप, जैसे मशीन चल रहा है कुछ टाइम के बाद में प्रेशर कम हो जाता है, तो यहाँ पे ये देखोगे आप, यहाँ पे स्ट्रेनर डाला हुआ है एक, ये स्ट्रेनर को यहाँ से खोल करके इसमें एक फ़िल्टर लगा होता है, उस फिल्टर को आपको साफ़ कर देना है। और ये रूटीन आपको हर महीने या हर 2 महीने, या जैसे आपको लग रहा है कि उसका प्रेशर कम हो गया है। नॉर्मली प्रेशर कम होने का कारण क्या होता है कि जो हमारा फ़िल्टर होता है वो चोक हो जाता है, वो प्रॉपर पानी नहीं दे पाता जेटिंग पंप को, जिससे कि उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि जो भी हमारा जेटिंग पंप में स्ट्रेनर लगा हुआ है उसको हमें 15-20 दिन में, महीने में या 2 महीने में एक बार साफ़ ज़रूर कर देना है, ठीक है। जैसे ही वैक्यूम, एक इसमें वैक्यूम गेज लगा होता है, वैक्यूम की रीडिंग जो नोट करता है कितना वैक्यूम जनरेट हो रहा है टैंक के अंदर या कितना प्रेशर जा रहा है। और एक होता है जेटिंग, जब हमारा जेटिंग पंप चलता है तो वो कितने प्रेशर पे काम कर रहा है। उन दोनों की रीडिंग दिखाने के लिए इस साइड में जो लगा हुआ है यहाँ पर आप देखिए थोड़ा पास से, इसको बोलते हैं वैक्यूम गेज, जिसमें इन
HG लिखा हुआ है या ऊपर वैक्यूम लिखा हुआ है, ये आपका वैक्यूम हो गया है। ये वैक्यूम गेज हो गया है इस साइड में। और जो ये वाला है आपका जिसमें PSI लिखा हुआ है और kg/cm², ये आपका होता है जेटिंग गेज। ये नॉर्मली काम करेगा जब आपका जेटिंग स्टार्ट हो जाएगा, जब पानी जेटिंग नोजल से निकलना शुरू हो जाएगा। ये जो पीछे के साइड में आप देख रहे हो, जो मैंने होज रील बताया, इसको बोलते हैं जेटिंग होज, जिसके थ्रू जेटिंग करेगा ये सीवर लाइन में जा कर के ये होज पूरा और क्लीनिंग करेगा। इसमें आगे के साइड में ये नोजल लगते हैं, 3 तरह के नोजल हैं, एक आगे से ओपन है, बाकी 2 बंद हैं। ये अगर हमें कोई सबसे स्टार्टिंग में हमें ये वाला नोजल, रॉकेट टाइप को बोलते हैं इसको, ये वाला नोजल हमें यूज़ करना है जिससे कि वो प्रॉपर वे उसमें बना सके आगे के साइड में और बाकी पीछे के साइड में। अगर इससे प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद हमें ये दूसरे वाला, ये या ये वाला, दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं और उसी के थ्रू हम क्लीनिंग कर सकते हैं। आगे फिटिंग्स लगा हुआ है जेटिंग नोजल में हमारा, इसमें हम इसको सेट कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा सक्शन और ड्रेन वाल्व। ये जो है सक्शन और ड्रेन वाल्व इस पोजीशन पे रहेगा तो ये बंद रहेगा और इस साइड में ये खुला हुआ रहेगा। अब प्रॉपर हम बात कर लेते हैं कि इसको हमें ऑपरेशन कैसे करना है। इसका अपने ऑपरेशन पे मशीन को ऑपरेट कैसे करना है, अभी हमने पार्ट्स की बात की है, कौन से पार्ट का क्या यूज़ है और अब इसका ऑपरेशन कैसे होना है। पूरा ऑपरेशन आगे कैबिन से होगा, वो मैं बारी बारी से बता दूंगा, लेकिन ऑपरेशन से पहले हमें बेसिकली हमारी चीज़ें क्या क्या हमें देखनी है, कौन कौन से पॉइंट है हमें जिन्हें नोट करना है और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है ऑपरेशन से पहले, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अभी इस साइड में मैंने बताया कंडक्टर साइड में वैक्यूम पंप लगा हुआ है, इसमें एक लीवर है ऊपर के साइड में, इस लीवर की पोजीशन पीछे के साइड होनी चाहिए। आगे के साइड में आप ये देखोगे, इसको बोलते हैं साइलेंसर ये, और इसकी लाइन पीछे से कनेक्ट होकर के जाके पाइप के थ्रू टैंक में कनेक्ट हो रखी है, ठीक है। ये साइलेंसर है। तो जब हमें इसका लीवर का हमने पोजीशन देख लिया है कि पीछे के साइड में है, और पीछे जो हमारा ड्रेन वाल्व मैंने अभी आपको दिखाया, ड्रेन वाल्व पे आ जाइए, जो हमारा ड्रेन वाल्व है इसको सक्शन और ड्रेन वाल्व बोलते हैं। ये हमारा बंद पोजीशन पे होना चाहिए, ऑफ पोजीशन पे होना चाहिए। उससे पहले इस साइड में मैंने एक आपको ड्रेन वाल्व और दिखाया था, छोटा सा वाल्व लगा हुआ था जिसको हमें खोल देना है, खोल करके बंद करना है ऑपरेशन से पहले। अगर इसमें कुछ पानी वगैरह है, ओवरफ्लो वगैरह कुछ हुआ है, तो इसको खोल करके वो पानी यहाँ से निकल जाएगा और वापस इसको बंद कर देना है। तो ऑपरेशन से पहले हमें ये चारों चीज़ें चेक कर लेनी है। और जो ये मैंने सेक्शन होज आपको दिखाया, ये इसमें यहाँ पे इसको बोलते हैं क्विक एक्टिंग कपलिंग या मिलर कपलर बोलते हैं इसको। उसमें एक ओरिंग है, वो ओरिंग और नोजल यहाँ पर डाल करके इसको क्लैंप कर देते हैं। क्लैंप करके हमें ये सीवर लाइन में डाल देना है जब हमें सक्शन करना होता है। तो हमें कैसा पता लगेगा कि ये सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब आइए, जो साइलेंसर मैंने अभी बताया, जैसे ही आप वैक्यूम पंप को स्टार्ट करोगे, कैबिन से कैसे स्टार्ट होगा वो मैं अभी बता दूंगा। और लेकिन जब वैक्यूम पंप चल जाएगा, चल जाने के बाद हमें तुरंत इस पर हाथ लगा करके देखना है। अगर ये हवा बाहर की साइड में फेंक रहा है, हवा बाहर की साइड में फेंक रहा है, तो तब ये उस टाइम पर सक्शन कर रहा है। और अगर ये सक्शन नहीं कर रहा, अगर ये हाथ हमारा खींच रहा है, तो तब ये उस साइड में ब्लो बैक कर रहा है, उसको वापस डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब इधर की हवा लेकर के उधर निकाल रहा है। उस टाइम पे सक्शन नहीं करेगा, उस टाइम पे कंप्रेसर का काम कर रहा होता है। तो हमें अगर ये डायरेक्शन में भी हम भूल जाते हैं कि लीवर आगे करना है या पीछे करना है, तो जब हमारा वैक्यूम पंप चलेगा, उसका लीवर बीच में नहीं होना चाहिए, पीछे के साइड में होना चाहिए, ये ध्यान रखें। अगर हम फिर भी भूल जाते हैं तो इस पर हाथ रख कर देख लें कि ये आगे के साइड में हवा फेंक रहा है या पीछे के साइड में हमारा हाथ खींच रहा है। तो अगर ये आगे के साइड में हवा फेंक रहा है तो प्रॉपर सक्शन कर रहा है, और ये हाथ खींच रहा है हमारा, तो उस टाइम पे ये कंप्रेसर कर रहा है। तो लीवर की डायरेक्शन चेंज कर दो और ये हाथ इस पर लगा करके देखो। मशीन को लीवर की डायरेक्शन चेंज करने से पहले बंद कर देना है, बंद करके लीवर की डायरेक्शन चेंज कीजिए और फिर दोबारा से मशीन स्टार्ट कर दीजिए। फिर हाथ लग कर देखिए, तब ये उस टाइम पे अपोजिट काम करना शुरू कर देगा। जब हमने ये सब चीज़ें चेक कर ली हैं, उस टाइम पे हमें
हमने ये भी चेक कर लिया कि प्रॉपर हमारा ड्रेन वाल्व जो सक्शन वाल्व है वो बंद है उस टाइम पे। तो जब ये वैक्यूम चलेगा, वैक्यूम चलने के बाद क्या होगा कि हमारा जो वैक्यूम गेज मैंने अभी आपको दिखाया, रुको एक मिनट आ जाओ, इसको थोड़ा हाथ लगा दो। कि वैक्यूम गेज जो मैंने दिखाया, जब हमें ड्रेन वाल्व बंद रखना है तो जब हम वैक्यूम हम चला देंगे तो इसकी ये सुई उठनी शुरू हो जाएगी। और नॉर्मल इस पर रीडिंग है 100, 200, 300, 400। जब नॉर्मली 200 और 400 के बीच में इसकी ये सुई रहेगी तो तब हमें उसका ड्रेन वाल्व ओपन कर देना है। ये ड्रेन वाल्व हमें खोल देना है, खोल करके ये सक्शन स्टार्ट कर देगा। वैक्यूम पंप स्टार्ट होने के बाद में ये सुई ऊपर लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। जब नॉर्मली हमें लगे कि इसकी जो रीडिंग है वो 200 से 400 के बीच में है तो हम तब उस वक्त ड्रेन वाल्व को इसको खोल सकते हैं। अभी वैक्यूम पंप चल रहा है, इसका सुई कंटिन्यू उठता जा रहा है। तो जैसे ये 300-400 के बीच में रहेगा तो हमें ये ड्रेन वाल्व खोल देना है। ड्रेन वाल्व खोलने से पहले हमें होज कनेक्ट कर लेना है और सीवर लाइन में डाल देना है, तभी हमें ड्रेन वाल्व को ओपन करना है। ड्रेन वाल्व में होज बनाने के बाद जब ये सक्शन शुरू कर देगा उस टाइम पे आपको इस वाले लेवल इंडिकेटर में यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा एक्सीलेटर दबा करके रखना है। नॉर्मली जो वैक्यूम पंप के आरपीएम होते हैं वो 100 आरपीएम के आसपास होने चाहिए। हमेशा वैक्यूम पंप जो चलाना है हमें, वैक्यूम पंप या जेटिंग पंप हमें चलाना हो तो तब हमें गियर नंबर 3 में उसे ऑपरेट करना है। जब सक्शन करना शुरू कर देगा तो ये लेवल इंडिकेटर है यहाँ पर, इस लेवल इंडिकेटर में उसका कितना लेवल है वो दिखाता रहेगा। जैसे ही लेवल इंडिकेटर में हमें लगे कि सलज का इंडिकेटर यहाँ पर पहुँच गया है, सलज का लेवल यहाँ पर पहुँच गया है इस रबड़ से थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, तो हमें तब उस वक्त वैक्यूम पंप को बंद करना है। वैक्यूम पंप सक्शन कंप्लीट होते ही जब हमारा सीवर टैंक भर जाए तो हमें सबसे पहले ड्रेन वाल्व को बंद करना है। ड्रेन वाल्व बंद करने के बाद जो हमारा साइक्लोन फिल्टर जो है हमारे उनके नीचे जो वाल्व लगा हुआ है उसको ओपन कर देना है। उसको ओपन करने के बाद में क्लच दबा करके गियर निकाल करके वैक्यूम पंप का लीवर हटा देना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है वैक्यूम पंप की। और अब जेटिंग का ऑपरेशन कैसे होना है वो मैं आपको बता देता हूँ पर्टिकुलर। पहले हमें जेटिंग होल्स को खोल करके सीवर लाइन के पास डाल लेना है। नॉर्मली ये चीज़ ध्यान रखें बहुत ध्यान से कि हमें जो जेटिंग पंप जब हम चलाएंगे तो उस वक्त जेटिंग पंप ओपन एरिया में न पड़ा हो। जब हमें जेटिंग पंप यूज़ करना है उस वक्त या तो जेटिंग जो नोजल है हमारे जेटिंग होज है, जब हम उसको खोल करके जाएंगे, अनबैंड कर लिया पहले हमने एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट तक जितनी हमारी है 15 मीटर या 30 मीटर 60 मीटर, नॉर्मली ये 60 मीटर तक जेटिंग पंप जेटिंग होज काम कर जाता है 60 मीटर लेंथ तक। तो हमें 30 मीटर 50 मीटर जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें उतना चाहिए उतना होज हम खोल लें पहले, और या तो उसे किसी पर्टिकुलर चीज़ से बांध दे या फिर उसे हमें सीवर लाइन में डाल देना है जिससे कि वो प्रॉपर आगे चले। ठीक है, तो कभी भी जब भी जेटिंग पंप हम चलाएंगे तो हमें जेटिंग होज को ओपन एरिया में नहीं डालना है, ओपन एरिया में बिल्कुल नहीं डालना है। और उसको या तो किसी चीज़ से बांध के रखें अगर हमें टेस्टिंग भी करनी है, चला करके सिर्फ देखना है, या हमें उसे मेन सीवर लाइन में डाल देना है या किसी पाइप में जिससे कि वो ऊपर न उड़े, क्योंकि प्रेशर होता है उसमें, प्रेशर उसको एकदम ऊपर उठाता है, वो कहीं भी डैमेज या इंजरी कर सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। दूसरा, इसमें एक पीछे के साइड में 3 वे वाल्व लगा हुआ है। जेटिंग पंप जैसे ही आप चलाएंगे उससे पहले आपको पहले पानी भर लेना है। पानी का लेवल इंडिकेटर आपको यहाँ पर पर्टिकुलर दिखता रहेगा कि कितना लेवल इस वक्त है। और दूसरा, पीछे के साइड में इसमें एक 3 वे वाल्व है, यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट, जेटिंग चलाने के बाद में मैंने बताया था लेवल इंडिकेटर चेक कर लीजिएगा। और दूसरा, पीछे 3 वे वाल्व मैंने बताया था, ये यहाँ पे लगा हुआ है, इसका डायरेक्शन है 3 वे वाल्व। इसको क्या है कि इसको ऑफ पोजीशन पे रखना है बीच में, इस साइड में। हो सकता है कि अलग अलग जो मशीनें गई हैं उनमें किसी में एक साइड में, ये पर्टिकुलर आपको देख लेना है, कोई बड़ा इशू है नहीं इसका। नॉर्मली कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे ऑफ होती है और कहाँ पे ऑन होती है, ये एक बार जेटिंग को चला करके देख लेना आप। ठीक है, इसको बीच में रख देना है जिससे कि ये ऑफ पोजीशन पे रहे। तो जब हम जेटिंग चलाएंगे उस वक्त ये ऑफ पोजीशन पे रहेगा, बंद पोजीशन पे रहेगा। उससे क्या होगा, डैमेज कुछ नहीं होता है। उसमें क्या है कि पीछे की पावर कट जाती है, जो पानी की सप्लाई पीछे जेटिंग होज में जानी होती है वो कट करके क्या होता है कि वापस रिपीट दोबारा से टैंक में चली जाती है। तो ये हमें इसलिए फ़ायदेमंद है
कि जब हम जेटिंग होज वगैरह को उठाएं या कहीं पर डालें तो उस वक्त उसमें कोई पानी की सप्लाई नहीं होगी, वो इंजरी के चांसेस जीरो रहेंगे उस वक्त। ठीक है, तो जेटिंग होज को खोल करके हमें पाइप में डाल लेना है उस वक्त आराम से, या कहीं पर्टिकुलर किसी पेड़ से बांध देना है, किसी भी चीज़ से जिस पे हम टेस्टिंग कर सकें। फिर हम जब बिल्कुल अश्योर हो जाएं कि अब ये सेफ़ है और इसको हम जेटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, तब इस लीवर को खोल देना है। जेटिंग नॉर्मली गियर नंबर 3 में ऑपरेशन होगा, चलेगा जब गियर नंबर 3 में डाल करके, और इस साइड में जेटिंग है तो गियर नंबर लीवर नंबर फर्स्ट यूज़ करना है। वो कैसे करना है मैं अभी पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा किससे क्या चीज़ें चलती हैं। ठीक है, ये जो हमें अपनी डायरेक्शन, सपोज कीजिए कि हमारी मशीन के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में शिवर लाइन की डायरेक्शन हो सकती है, बोथ साइड में, किसी भी साइड में। तो इसमें यहाँ पे एक पिन पड़ी हुई है, रोको यार रोको, इसमें एक लॉक पिन डली हुई है यहाँ पर। इसको खोल करके आप ऊपर निकाल करके इसको इस साइड में, किसी भी साइड में, कोई भी एक साइड में रोटेट कर सकते हैं, किसी भी साइड में, इस साइड में। तो यहाँ पे इसको दोबारा से, जब इसको मशीन का ऑपरेशन बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त इसको दोबारा से इस पिन को डाल दें इसमें और लॉक कर दें, जिससे कि ये चलते हुए ही लेना। ये चीज़ आपको ध्यान जरूर रखनी है। खोल के रखेंगे और शिवर लाइन में डाल के रखा हुआ है आपने। जब जेटिंग का आपका पोर्शन ख़त्म हो जाए, इस वाल्व को दोबारा से बंद कर देना है। दोबारा से बंद करके उस साइड में जा करके, जो मैंने आपको पहले लीवर बताया था, उस साइड में जा करके वो लीवर के थ्रू इसको अनबेंड कर देना है। इसको बंद करने का सीधा सा तरीका है कि ये वाला जो हमारा होज है, इसको हमें इस तरफ थोड़ा सा टाइट पकड़ के रखना है, और जिस तरह से हम रील लपेटते हैं उस तरह से पर्टिकुलर इस साइड से इस साइड में इसको हमें लपेटते रहना है। ठीक, गाड़ी का ऑपरेशन कैसे करते हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है, और ये हमें थोड़ा सा केयरफुल होकर के देखना है और समझना है चीज़ों को। ठीक है, जब गाड़ी में आप बैठेंगे, सबसे पहले आप इसका एयर प्रेशर चेक करेंगे। यहाँ पर पे किसी भी साइड से आपने, या ट्रांसपोर्टेशन की तो अभी गाड़ी में है तो गाड़ी साइड पे आई तो वहाँ पर पे लाकर गाड़ी को खड़ा कर देना है और उसके लगा देना है। हैंड ब्रेक लगाने के बाद में हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है। यहाँ पर आप देखोगे ये मीटर है, एयर मीटर है, इसमें 2 एयर टैंक लगे हुए हैं। मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये इस तरह यहाँ पर ये एक एयर टैंक हो गया, एक एयर टैंक इस साइड में हो गया, एक एयर टैंक ये हो गया। दोनों में हमें, दोनों के मीटर हमें देखने हैं कि मीटर की सुई कहाँ पर है। नॉर्मली जब हमें मशीन का ऑपरेशन करना है उस वक्त एयर टैंक की जो सुई है वो नॉर्मली 6 से प्लस रहनी चाहिए, 6 और 8 के बीच में आसपास रहनी चाहिए, उससे कम ना हो। तो दोनों एयर टैंक की पोजीशन की जो लेवल की जो पोजीशन है वो आप चेक कर लें, उसके बाद ही मशीन का ऑपरेशन करना चाहिए। आ गए हैं, शुरू कर देना। जब गाड़ी आप साइड पर लेकर के आ गए हैं तो गियर को आपको न्यूट्रल कर देना है। उस वक्त आपकी गाड़ी की पोजीशन जो रहेगी, गाड़ी की जो पोजीशन रहेगी वो इस तरह से रहेगी। यहाँ पर गाड़ी को पहले हैंड ब्रेक लगा देना है आपको। हैंड ब्रेक लगा करके फिर आपको एयर का प्रेशर चेक करना है, कितना प्रेशर है या नहीं है। गियर न्यूट्रल होना चाहिए, और जो गाड़ी का पोजीशन हमारे इस तरफ, ये वाला लीवर पीछे के साइड में रहेगा। जैसे ही आप गाड़ी साइड पर लाकर खड़ी करेंगे, ये वाला लीवर पीछे रहेगा और ये 2 बिल्कुल न्यूट्रल बीच वाली पोजीशन पे रहेंगे। ये जो सबसे पहले वाला लीवर है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑपरेट करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें पहले वाला लीवर, इसको बोलते हैं पीटीओ वाला लीवर है। ये इनको न्यूमेटिक वाल्व बोलते हैं। ये जो है जेनेटिक कंपनी के हैं और इनको बोलते हैं हम न्यूमेटिक वाल्व। पहला जो लीवर है, इससे ऑपरेट होगा आपका हाइड्रोलिक सिस्टम। जो मैंने 3 हाइड्रोलिक सिस्टम आपको बताए थे, पहला गेट को खोलने के लिए, दूसरा हॉरिजॉन्टल बेंडिंग अनबेंडिंग के लिए, एक तीसरा मैंने बताया था टैंक टिल्टिंग करने के लिए। उसका अगर कोई भी ऑपरेशन होगा वो इस लीवर के थ्रू होगा। पहले हमें ये लीवर लगाना है, उसके बाद लीवर लगाने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लीवर हमें कैसे लगाना है, गाड़ी हम स्टार्ट कर लेंगे ये सारी चीज़ें चेक करके, और इसका हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए। क्लच दबाना है हमें। क्लच दबाने के बाद में हमें इसकी डायरेक्शन पीछे के साइड में कर देनी है। इसकी डायरेक्शन हमें पीछे के साइड में कर देनी है। जब ये पीछे के साइड में करेगा तो धीरे धीरे हमें क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे क्लच हमें छोड़ना है। उसी तरह इसको हटाने का भी तरीका क्या है कि साइड में
ऐसे करके, तब हमें इसे बीच में रोकना है क्लच दबा करके। लगाने का तरीका एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इसे पीछे कर दीजिए तो पीटीओ कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका पूरी हाइड्रोलिक यूनिट चलेगी। अब आप क्लच धीरे धीरे छोड़ेंगे इसको लगाने के बाद में, तो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम चल गया है। ऑपरेशन कैसे होगा मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। था कि हाइड्रोलिक के थ्रू चलेगा, और ड्रिल जो है हाइड्रोलिक के थ्रू चलेगी। हमने पीटीओ एंगेज कर दिया है। पीटीओ लगाने का तरीका बताया मैंने, क्लच दबाया, क्लच दबा करके पीटीओ का जो लीवर है जो उसके पीछे के साइड में हमने कर दिया। पीछे के साइड में हम कर देंगे तो पीटीओ एंगेज हो जाएगा। और होज ड्रिल चलाने के लिए हमारा पहला लीवर जो इधर से फर्स्ट बैठता है, फर्स्ट हाइड्रोलिक का सिस्टम जो है वो हमारा हाइड्रोलिक होज है, तो इसको आगे पीछे करके हम इसको धीरे धीरे रोटेट और कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उधर से दिखाओ, होज ड्रिल को खोल सकते हैं इस तरह से। होज ड्रिल दिखाओ इस तरह से। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जितने डिस्टेंस पे हमें काम करना है उस हिसाब से हमें अपने होज को खोल लेना है। होज में पहले जो हमारे नोजल्स हैं, नोजल कहाँ है इसको, जेटिंग जो होज है हमें पहले नोजल बना लेना है। उसमें नोजल बना करके इस पे आराम से सेट हो जाता है ऐसे। इसको सेट कर देंगे और चिबड़ाने में हमें इसे डालना है। तो इसे हमें पर्टिकुलर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कितना हमें रिक्वायरमेंट है, कितने लेंथ पे हमें काम करना है, तो उस हिसाब से हम इसको खोल लेंगे। आगे पीछे के साइड में करेंगे तो बैंड होगा, और आगे के साइड में पुश करेंगे तो ये खुलेगा इस तरह से। जो मैंने बताया था, होज ड्रिल आगे के साइड में पुश करेंगे तो ये होज ड्रिल को खोलेगा, होज को, जेटिंग होज को, और पीछे के साइड में करेंगे तो इसको बैंड करेगा। बैंड करने का तरीका मैंने बताया था, आप इसको चलाएंगे। इसका तरीका क्या है, थोड़ा सा पीछे के साइड में करना, धीरे धीरे धीरे, पीछे के साइड में, पीछे के साइड में धीरे 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 से इसको यहाँ से पकड़ के रखना है। लीवर को चलाने का तरीका क्या है, पहले हम जब लीवर पकड़ेंगे, आइए थोड़ा पास में, लीवर को थोड़ा सा एकदम ज़्यादा तेजी से पुश नहीं करना, धीरे धीरे पुश करना है, धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे ही चलना शुरू होगा। जितना धीरे से हम लीवर चलाएंगे उतना धीरे से वो होगा, होज ड्रिल ओपन होगा या बैंड होगा। थोड़ा तेज करेंगे तो तेज हो जाएगा, ज़्यादा झटके नहीं मारने हैं, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे स्मूथ हाथों से बहुत इसको पुश करना है आगे की साइड में इस तरह से, और ऐसे ही इसको पीछे के साइड में खींचना है बैंड करने के लिए। ज़्यादा तेज़ी से नहीं, झटके नहीं मारने हैं, तो धीरे धीरे इसको पुश करना है आगे की साइड में, इसको ऑपरेशन करना, ओपन करने का था आपको। डोर, दूसरा जो पार्ट है हमारा वो डोर है, हाइड्रोलिक सिस्टम से जो चलता है वो हमारा डोर, बीच वाला जो लीवर आएगा हमारा, उससे आप पीछे के साइड में करोगे तो डोर बंद होगा, और आगे के साइड में करोगे तो डोर खुल जाएगा। जो भी इसमें स्लज वगैरह होता है वो बाहर निकल जाएगा। इस वक्त जितना भी स्लज वगैरह होगा हमारा वो बाहर निकल जाएगा। और इसको डोर खोलने के लिए हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में मशीन को एक बार साफ जरूर कर दे। दूसरा, जितनी भी बार, या दूसरा ऑप्शन ये है कि जितनी भी बार हम मशीन को यूज़ करें उतनी बार हमें इसका जो टैंक है उसको साफ़ कर देना है, और जो वाटर टैंक है उसको ड्रेन कर देना है, पानी को निकाल देना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। पीछे के साइड में करेंगे तो डोर बंद हो जाएगा, और आगे के साइड में लीवर को करेंगे तो डोर खुल जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा टाइट से बंद कर देना है इसको। लॉक, डोर खोलने से पहले चारों मैनुअल लॉक नट जरूर खोल लें, नहीं तो कोई ना कोई डैमेज ये जरूर करेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी मशीन में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अब जैसे ही आपने डोर बंद कर दिया तो इस पर लॉक नट लगा दीजिए, मैनुअल लॉक नट। तीसरा मैंने आपको बताया था कि तीसरा जो पोर्शन बचता है वो हाइड्रोलिक से जो ऑपरेट होता है वो हमारा टैंक है। टैंक टिल्ट होता है, तो ये जो थर्ड लीवर आएगा इस साइड से, थर्ड लीवर जो आएगा वो हमारा टैंक को टिल्ट करेगा। आगे के साइड में करेंगे तो धीरे धीरे से टैंक टिल्ट हो जाएगा हमारा। जो भी सीट वगैरह इसमें होगा वो सारा बाहर निकल जाएगा टिल्ट करने के। लीवर नंबर 3, आगे के साइड में करेंगे तो टैंक उठ जाएगा, पीछे के साइड में करेंगे तो टैंक डाउन हो जाएगा। इसमें एक लिमिट तक जाता है, लिमिट से ज़्यादा नहीं जाएगा कि आपने
जो भी सिलेंडर का स्टॉक है वो ओवर हो जाता है, कुछ उस तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। इसमें लिमिट होती है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक जा करके 30 डिग्री के आसपास तक जा करके ये उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैंने पीटीओ से बता दिया, पीटीओ को एंगेज करके उससे हाइड्रोलिक ऑपरेशन कैसे होता है। अब हमारा उसे हमें डिसएंगेज करना है। हमने क्लच दबाया दोबारा से, क्लच दबाने के बाद में हमें क्या है कि जो हमारा पीटीओ का लीवर है उसको हमें एक बार पूरा आगे ले जाना है, पूरा आगे ले जा करके एकदम तुरंत बीच में रोक देना है। जैसे कि ऐसे इस तरह से आवाज़ आएगी, एयर निकलने का आवाज़ आएगा तो वो एयर कंटिन्यू निकलते रहेगा। उसको क्या करना है हमें, जैसे हमने एंगेज किया हुआ है पीटीओ को, पीछे करके ले जाएंगे और बीच में रोक देंगे, आगे ले जा करके बीच में रोकना है। डिसएंगेज का ये मेन तरीका है। अगर आप इसको पीछे से ही आगे कर देते हैं बीच में तो पीटीओ नहीं हटेगा और उस वक्त आपको ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी नहीं चलानी है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। पीटीओ हटाने के लिए, पीटीओ एंगेज है पीछे की साइड में तो इसे आगे ले जा करके बीच में रोक देना है। ऐसे पीटीओ डिसएंगेज होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। अब दूसरा पॉइंट हमारा आया सक्शन का। सक्शन का मैंने बताया था उस साइड में जो कंडक्टर साइड में है, कंडक्टर साइड में हमारा वैक्यूम पंप लगा हुआ है और ड्राइवर साइड में हमारा जेटिंग पंप लगा हुआ है। तो इधर से जो पहला लीवर है ये पीटीओ का हो गया, ये एक अलग सेगमेंट हो गया जो हाइड्रोलिक का है। दूसरा इस साइड में ये हो गया हमारा ड्राइवर साइड। ड्राइवर साइड में हमारा जेटिंग नोजल का लीवर है, बीच में हमारा गाड़ी को न्यूट्रल या मार्च करने के लिए ये लगा हुआ है। तीसरा जो हमारा है, तीसरा हमारा है वैक्यूम पंप के लिए। अब वैक्यूम पंप का ऑपरेशन कैसे करना है वो चीज़ ध्यान रखें। पीछे के साइड में रखना है लीवर को, पीछे के साइड में रखना है जिससे न्यूट्रल हो जाए गाड़ी। अगर गाड़ी को हम आगे के साइड में रखेंगे और गियर लगाएंगे तो गाड़ी आगे की साइड में। अब हमें जेटिंग पंप और वैक्यूम पंप चलाना है बारी बारी से। मैंने बताया था कि कंडक्टर साइड में हमारा जो है वो वैक्यूम पंप है और ड्राइवर साइड में हमारा जेटिंग पंप है। तो नॉर्मली जो हमारा लीवर का पोजीशन रहेगा ऑपरेशन के टाइम पे, ये वाला लीवर हमें पीछे के साइड में रखना है और न्यूट्रल में रखना है। ये वाला पीछे के साइड में और गाड़ी का गियर बॉक्स न्यूट्रल होना चाहिए उस वक्त। तब हमें सपोज अब वैक्यूम पंप चलाना है तो वैक्यूम पंप का लीवर हम पीछे के साइड में करेंगे, गियर नंबर 3 डालेंगे, क्लच दबा के रखना है। ये लीवर पीछे के साइड में, ये लीवर हमें अब वैक्यूम पंप चलाना है तो ये लीवर पीछे के साइड में किया, गियर नंबर 3 डाला और क्लच धीरे धीरे से छोड़ना है उस वक्त। तब हमारा वैक्यूम पंप स्टार्ट हो गया है। बाहर दिखाते हैं। अभी मैंने आपको ऑपरेशन वैक्यूम पंप का दिखाया तो ये वैक्यूम पंप आपका ऑपरेशन हो गया है। जब ये चल जाए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये एयर बाहर की साइड में फेंक रहा हो और ये वाला लीवर उस वक्त बंद हो। इसका ये लीवर बंद होगा और लॉक नट चारों बंद रहेंगे तो ये इसका सुई ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सीलेटर देंगे, एक्सीलेटर देते ही ये ऊपर की साइड में चढ़ने लगेगा। पंप आपको पता लग गया। और जैसे ही उसमें टैंक भर जाए, जैसे ही टैंक भर जाएगा तो हटाने का तरीका क्या है कि पहले क्लच दबाएंगे, गियर हटा लेंगे। गियर नंबर हमेशा 3 में ऑपरेट करनी है मशीन और गियर को न्यूट्रल कर लेंगे। इसको आगे के साइड में करके बीच में रोक देना है। फिर से दोबारा से बता दे रहा हूँ, क्लच दबा करके रखना है, गियर नंबर 3 से निकाला और आगे ये जो पीछे के साइड में रहेगा उस वक्त लगा रहेगा वैक्यूम पंप। तो इसको हटाने का तरीका क्या है, पूरा आगे ले जाइए और फिर बीच में करिए, पूरा आगे ले जाइए फिर बीच में करके वो न्यूट्रल हो जाएगा। उस वक्त अगर हम गियर भी लगाएंगे तो मशीन ऑपरेशन नहीं होगी, सिर्फ शाफ्ट चलेगी बीच वाली। ये चीज़ आप ध्यान रखें। पंप का मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही सेम जेटिंग पंप का हो, क्योंकि ड्राइवर साइड में जेटिंग पंप हमारा लगा हुआ है। ड्राइवर साइड में जेटिंग पंप का नोजल हमारा लीवर नंबर यहाँ से हम देखेंगे तो फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमारा वैक्यूम पंप के लिए है, फर्स्ट हमारा जेटिंग पंप के लिए, बीच वाला गाड़ी को न्यूट्रल करने के लिए है। जब हमें गाड़ी ऑपरेशन करनी है या हमें वैक्यूम या जेटिंग चलाना है तो ये वाला लीवर हमें पीछे के साइड में रखना है और जब हमें गाड़ी मार्च करनी है तो ये वाला लीवर आगे करके बीच में कर देना है। तो तब उस वक्त गाड़ी मार्च होगी। अभी मैं गियर डालूंगा, धीरे से हल्के से छोड़ूंगा तो गाड़ी आगे मार्च होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी ऑपरेशन करेंगे। इस वाले लीवर को पीछे, अभी वैक्यूम का हमने देख लिया तो जेटिंग का हम देखेंगे तो जेटिंग का पीछे के साइड में कर देंगे, लीवर पीछे के साइड में, वैक्यूम पंप का आगे के साइड में होना चाहिए, ये वाला पीछे के साइड में, और जेटिंग हमें चलाना है तो ये वाला लीवर पीछे के साइड में। अब गियर नंबर 3 में डालूंगा मैं और क्लच छोड़ दूंगा तो हमारा जेटिंग पंप चल जाएगा। गियर नंबर जैसे 3 में डाल के हमने क्लच छोड़ा तो हमारा जेटिंग पंप शुरू हो जाता है। जेटिंग पंप शुरू होगा
तो वो मैंने बता रखा है। यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, 3 वे वाल्व यहाँ पे, उसको हमें ओपन कर देना है। उससे पहले जो हमारा जेटिंग नोजल है, जेटिंग नोजल को हम सीवर लाइन में डाल लेंगे। सीवर लाइन में डाल करके हमें तब उस वक्त 3 वे वाल्व को ओपन करना है यहाँ से। अभी वो मैं दिखाता हूँ कैसे जेटिंग चलेगा। इसका डायरेक्शन हमें पीछे के साइड में कर देना है। जैसे ही पीछे करेंगे तो इसमें जेटिंग अपना चल जाएगा। ये हमें सीवर लाइन में डाल करके रखना है। अभी मैं एक्सीलेटर दूंगा, आप यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। अभी जेटिंग बम चल गया है, जैसे स्टार्ट हुआ है, सीवर लाइन में डाल के रखना है। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर उसका प्रेशर दिखता रहेगा कितना जा रहा है। ये नॉर्मली उसका प्रेशर हमें दिखता रहेगा। नॉर्मली हमें गाड़ी को वॉशिंग भी करना है, गाड़ी को धोना है, तो इसके आगे से नोजल उतार करके इसको अंगूठा रख के आप आराम से इसको धो सकते हो। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आराम से इसको धो सकते हो। ये काम हमें नोजल हटा करके ही करना है। ये काम हमें नोजल हटा करके ही करना है और आइडियल आरपीएम पे। गाड़ी को वॉश करना है, साफ करना है, तो आराम से इसको साफ कर लेना। ठीक है, काट दो। जेटिंग का ऑपरेशन मैंने दिखाया है। वैक्यूम में आपको पहले होज बना लेना है, जेटिंग में आपको सीवर लाइन में होज डाल देना है। जो आपको क्या करना है कि जब आपको जेटिंग आपका लगे कि जेटिंग का वर्क कंप्लीट हो गया है, तो आपको होज को बाहर पहले गियर नंबर 3 निकाल करके उसे न्यूट्रल कर देना, बाहर निकाल करके। अगर आपको मशीन धोना है उसके बाद उसका नोजल हटा करके तब आपको मशीन धोना है। ऐसे नहीं कि पहले आपने सीवर लाइन से निकाल लिया और सीधा धोने लगे, वो कहीं ना कहीं इंजरी करेगा, क्योंकि उस वक्त जेटिंग नोजल में जो प्रेशर आता है वो बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आदमी को चोट पहुँचाएगा वो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नोजल के टाइम पे आपको जेटिंग होज को हाथ में नहीं पकड़ना है उस वक्त। आगे से सीवर लाइन में डाल सकते हो। सीवर लाइन को साफ करने का तरीका क्या है कि आप जेटिंग होज उसमें छोड़ दोगे, जैसे उसका प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने के साथ ही जेटिंग नोजल आगे के साइड में जाएगा। आप उसे ढीला छोड़ दो तो वो आगे चला जाएगा, फिर आप उसे पीछे के साइड में खींचो। 2-4 बार ऐसे ही आगे पीछे करने से वो क्लीन होता रहेगा आगे की साइड में, और उसे धीरे धीरे छोड़ते रहिए, वो अपने आप आगे चलता रहेगा जेटिंग नोजल। ये बात हो गई हमारी ऑपरेशन की। अब आते हैं मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस पे हमें मेनली जितने भी हमारे नोजल और उसमें जितने भी हमारे ग्रीस निप्पल लगे हुए हैं, पिन बुश जहाँ पर है, ये यहाँ पर पिन बुश है, यहाँ पर पिन बुश है, यहाँ पर पिन बुश है, वहाँ पर पिन बुश है, जहाँ पर भी सापेक्ष गति होती है एक दूसरे के बीच में वहीं पे पिन बुश है। तो वहाँ पे आपको ऑयलिंग और ग्रीसिंग दोनों करनी है, ऑयलिंग और ग्रीसिंग जरूर करनी है आपको। तो जितने भी पॉइंट आपको दिखेंगे इसमें जहाँ पे भी ग्रीस निप्पल लगा हुआ है और जहाँ पे चूड़ी वगैरह है ये इस तरह की, तो वहाँ पे आपको ग्रीसिंग करते रहनी है पर्टिकुलर प्रॉपरली। नोजल जब आप इसमें सक्शन नोजल आप सक्शन हो जा आप इसमें कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी इस वाले पार्ट पर भी आपको ग्रीसिंग कर देनी है, जिससे कि इजीली कनेक्ट हो जाए। जो हमारा नोजल है ओरिंग उसमें लगा हुआ है वो आराम से इसमें कनेक्ट हो जाए। ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। बाकी ऑयलिंग ग्रीसिंग इसमें पर्टिकुलर हर महीने या 15 दिन में आपको करते रहना है ये चीज़ें। ऑयल लेवल इंडिकेटर देखें, वैक्यूम पंप का भी, जेटिंग पंप का भी और रिडक्शन गियर बॉक्स का भी, साथ ही साथ हाइड्रोलिक ऑयल टैंक का भी। मशीन को चलाने से पहले ये सारी चीज़ें चेक कर ले कि सबके लेवल इंडिकेटर प्रॉपर है या नहीं है, उनमें ऑयल कम है या नहीं है। अगर कम है तो आपको ऑयल डाल देना है, नहीं है तो आपको उसको प्रॉपरली आप चला सकते हैं उस वक्त। ये चीज़ें आपको चेक करनी है। आप पास आ जाइए थोड़ा। जेटिंग नोजल का मैंने आपको ऑयल पहले ही बता दिया कितने टाइम पे चेंज होना है। उसको खोलने के लिए आपको इसका ऑयल रिप्लेस करना है। ऊपर के साइड में इसमें एक यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ है, उस ढक्कन को हटा करके आप उससे ऑयल डाल सकते हो। और साइड में एक ड्रेन वाल्व है, इसमें ड्रेन प्लग है जिससे आप उसको निकाल सकते हो। अभी अंधेरे की वजह से वो दिख नहीं रहा है, आप देखोगे तो साइड में आपको एक ड्रेन प्लग दिखेगा। जितने भी पॉइंट आपको इसमें लगेंगे
कि जहाँ पर पिनबुश है या ग्रीस निप्पल है, जैसे ये यहाँ पर सब जगह आपको ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर देनी है। नॉर्मली इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है कि कभी कभी यहाँ से जो फिटिंग्स होती हैं, ये इनको बोलते हैं हाइड्रोलिक फिटिंग्स, यहाँ पर लीकेज आ जाती है। तो इसकी सूटेबल जो चाबी जो पाना होगा उसका सूटेबल साइज़ का लगा कर इसको हल्का सा टाइट कर दो तो वो आराम से उसका लीकेज बंद हो जाएगा। जहाँ पे भी जितने भी पॉइंट आपको फिटिंग्स वाले लगेंगे वहाँ पर आपको क्या है कि अगर वहाँ से लीकेज आ रहा है तो वहाँ से आपको थोड़ा सा उसका सूटेबल साइज़ का चाबी लेकर के, पाना लेकर के उसको टाइट कर देना है।